नमस्कार। आज हम गोगा जी के विवाह का प्रसंग साझा कर रहे हैं। उसके संबंध में वास्तविक तथ्यों का अध्ययन करेंगे और उन लोक कथाओं का खंडन करेंगे जिनमें कई प्रकार की भ्रांतियां पैदा की हैं। इससे पूर्व हमने गोगा जी के जन्म, उनके बाद में गोगा जी के धार्मिक स्थल मैडी, ददरेवा मैडी के दर्शन किए। उसके बाद हमने गोरखनाथ जी के तपोस्थल के दर्शन किए और इस भाग में हम गोगा जी के विवाह के संबंध में जानकारी साझा कर रहे हैं। गोगा जी के 2 विवाह हुए थे और प्रथम विवाह पूर्व क्षेत्र की राजकुमारी सूर्यल के साथ और दूसरा विवाह केलम दे के साथ हुआ था। गोगा जी के जागरण में जब विवाहों के प्रसंग चलते हैं, भगत राजस्थानी वाद्यांतर डैरू के ऊपर जब इस विवाह को प्रस्तुत करते हैं तो श्रोता मंत्रमुग्ध होकर के अपने आप को गोगा जी के विवाह में बराती महसूस करने लग जाते हैं और बड़ा ही आनंददायी समय होता है। गोगा जी के दूसरी रानी केलम दे के संबंध में काफी लोक कथाओं में भ्रमित करने वाले तथ्य दिए हैं। मित्रों, लोक कथाएं एक दही का मटका है जिसे हम राजस्थानी भाषा में बिलौना कहते हैं। उस बिलौने से हम दही प्राप्त कर सकते हैं। उस बिलौने से हम बिलो करके घी प्राप्त कर सकते हैं। उसके मंथन के बाद उसमें छाछ भी प्राप्त कर सकते हैं। तो इस प्रकार लोक कथाएं सत्य न होते हुए भी बहुत से तथ्य हमें प्रस्तुत करती हैं। अब हम इसके इतिहास के इस तथ्य को कि लोक कथाएं बाबूजी की भतीजी बता रही हैं जबकि हकीकत कुछ और है, मैं इसे पूरा आपको परमाणु सहित, इतिहास के प्रमाण सहित, तथ्यों सहित, पुस्तकों सहित इसे पूरा साझा करूंगा। आप अंत तक मेरे साथ बने रहिए। भगवान राम के पुत्र कुश के वंशज 6ठी शताब्दी में दक्षिण भारत में जाकर के राज्य स्थापित किया और वहां मान्यखेट नामक एक नगर को राजधानी बना करके वहां बहुत लंबे समय तक सोलंकियों और दूसरे राजाओं से संघर्ष करके उन्होंने अपना अस्तित्व बनाया और राष्ट्रकूट राजाओं के रूप में वहां प्रतिष्ठित हुए। ये राष्ट्रकूट राजा वहां पर 19 राजाओं का शासन रहा। विश्वेश्वर नाथ रेऊ की पुस्तक से ये प्रमाणित है, ये मैं नहीं बता रहा, उस ऐतिहासिक ग्रंथों का सार साझा कर रहा हूं। और इन्हीं राजाओं ने 8वीं शताब्दी में गुजरात क्षेत्र के ऊपर भी अपना अधिकार कर लिया। इन राष्ट्रकूट राजाओं ने जो मान्यखेट को राजधानी बना रहे थे, इन्होंने गुजरात क्षेत्र के ऊपर भी अपना अधिकार किया और उसे लाट क्षेत्र कहा जाता है। लाट क्षेत्र में 8वीं शताब्दी में अधिकार के बाद वहां 8 शासकों ने राज्य किया। उसी दौरान उनके मध्य में राजस्थान के क्षेत्र के ऊपर भी अधिकार किया और राजस्थान का एक बहुत बड़ा भूभाग इन लाट क्षेत्र के राष्ट्रकूटों ने, इन राठौड़ों ने इस भाग को विजित कर लिया और एक राजधानी स्थापित की जिसे हस्तिकुंडी कहा गया। हस्तिकुंडी पाली जिले में बहुत ही सुरम्य स्थल है। ये यहाँ राष्ट्रकूटों ने अपनी राजधानी स्थापित की। हस्तिकुंडी का इतिहास के लेखक डॉक्टर सोहनलाल पटनी ने इसमें 7 राजाओं का विवरण दिया है। इन 7 राजाओं में चौथे शासक धवल राज के समय हस्तिकुंडी की प्रतिष्ठा धवल पताका बहुत ही लंबे चौड़े क्षेत्र में दर्शनीय थी, प्रतिष्ठित थी, अनुकरणीय थी।
बहुत से राजा इनकी अधीनता मान ली, बहुत से राजाओं ने मित्रता कायम कर ली। अब पुनः स्मरण करवाऊं आपको कि राम के पुत्र कुश का राज्य दक्षिणी भारत में, मान्यखेट राजधानी, वहां से गुजरात में आगमन, वहां राज्य स्थापित, और वहां से हस्तिकुंडी में आकर के राज्य स्थापित करना, और ये राष्ट्रकूट हथुंडिया राठौड़ों के नाम से इतिहास में जाने गए। इनमें धवलराज सबसे प्रतिष्ठित व्यक्तित्व के रूप में हमने जैसी चर्चा की, इन्हीं धवलराज ने अपनी अवस्था के बढ़ते हुए वृद्ध अवस्था में अपने प्रिय पुत्र को राजकार्य सौंप दिया, लेकिन दूसरे पुत्र ने अन्य जगह पर राज्य स्थापित करने के लिए मार्गदर्शन चाहा, तो धवलराज ने अपने पुत्र सिंहराज को दूसरी जगह राज्य स्थापित करने के लिए साधन उपलब्ध करवाए, सेना उपलब्ध करवाई, और सिंहराज ने एक विक्रम संवत 1040 के आसपास आकर के और कोलासरगढ़ नामक राज्य स्थापित किया। कोलासरगढ़ का वर्तमान नाम रतनगढ़ है। ये स्थान चूरू जिले में है। यहाँ आकर के बहुत ही शानदार राज्य की नींव रखी, और यह सबसे पहले इस लोक कल्याणकारी राजा ने, इस सिंहराज हथुंडिया शाखा के इस सिंहराज ने यहाँ आकर के कुओं और तालाबों का निर्माण करवाया। कुएं का निर्माण जो सबसे पहले बनाया वो हथुंडिया के आने के बाद में पत्थरों का बना हुआ इस क्षेत्र का ये प्रथम कुआं है, जो सिगड़ू कुआं के नाम से जाना जाता है। सिगड़ू कुआं वर्तमान रतनगढ़ से 5 किलोमीटर उत्तर पश्चिम में हुडेरा जोगियान में अब भी आबाद है। अभी पूरी तरह से आबादी के पड़ोस में है और पूरी तरह अपनी स्थिति में है। ये कुआं राज का कुआं कहलाता है, जिसका आप चित्र देख रहे हैं। ये राज का कुआं अब भी प्रतिष्ठित रूप में वहां संरक्षित है। फिर दूसरा कुआं सिंहराज ने राज्य विस्तार के साथ वर्तमान चूरू शहर में, पूरी जिम्मेवारी के साथ कह रहा हूं आपको, ये इतिहास के तथ्यों के लेकर के निवेदन कर रहा हूं, चूरू शहर में कालेराबास में सिगड़ू कुआं के नाम से आज भी पूर्णतः कलात्मक दृष्टि का ये कुआं पूरे क्षेत्र में चर्चा का विषय है, जिसका आप चित्र देख सकते हैं। यहाँ इस प्रकार के लोक कल्याणकारी राजा ने वर्तमान तत्कालीन स्थिति की अगर थोड़ा सा परिदृश्य देखिए आप, कि वो कोलासरगढ़ में सिंहराज का राज्य है, उससे पूर्व में घंगरान के वंशज अम्रपाल का राज्य है, ददरेवा में जेवर का राज्य है, और पश्चिम दिशा में घंगरान के पुत्र अर्जुन का राज्य है, और इसके बीच में लंबे चौड़े क्षेत्र में सिंहराज का राज्य है। सिंहराज के एक वो राजकुमारी केलमदे का नारियल लेकर के ददरेवा उनके पहुंचे। जेवर ने राज परिवार में रिश्ता कायम किया और गोगा जी के साथ केलमदे का विवाह बड़े धूम धड़ाके और राजशाही ठाट से हुआ। अब प्रश्न ये उठता है कि आखिर ये ऐसी भ्रांति क्यों पैदा हुई। मित्रों, गोगा जी और पाबू जी हमारे इष्ट देव हैं। इन दो महापुरुषों के बीच में लगभग 270 साल का अंतर है, लेकिन लोक कथाकारों को ये अंतर कहीं दिखाई नहीं दिया। और ये भ्रांति कैसे हुई? एक तो नाम की साम्यता, कोलासरगढ़ और कोलूगढ़, इसमें लोक कथाकार इसमें निर्णय नहीं कर सके। दूसरा, कोलासरगढ़ के ऊपर विक्रम संवत 1309 में मोहिल चौहानों का अधिकार हो गया था, और यहाँ से जो राठौड़ों की ये शाखा थी, हथुंडिया शाखा, राष्ट्रकूटों की ये शाखा जो दक्षिण भारत गुजरात होकर के हस्तिकुंडी होकर के यहाँ आई थी, इस शाखा का पतन हो गया और ये राठौड़ अन्यत्र चले गए। तो कथाकारों ने, आम जनता ने ये एक भ्रांति फैल गई कि इतनी प्रतिष्ठित गोगा जी की रानी केलमदे कहाँ की थी।
परिस्थितियों ने पलटा खाया और 14वीं शताब्दी के प्रारंभ में और लगभग मध्य में पाबूजी की शक्ति का प्रकटीकरण हुआ और कोलूगढ़ के पाबूजी एक आदर्श देव शक्ति के रूप में लोकमानस के सामने प्रस्तुत हुए, प्रतिष्ठित हुए और इसलिए केलम दे का नाम 270 साल का अंतर होते हुए भी उसे कोलूगढ़ की राजकुमारी बता दिया गया। कोलासरगढ़ की राजकुमारी को कोलूगढ़ की राजकुमारी बताया गया और ये भ्रांति इस प्रकार ही चली। यदि बिंदु सोचने लायक है, ये मैं नहीं कह रहा, इतिहास कह रहा है कि विक्रम की 11वीं शताब्दी के मध्य में हुए गोगा जी और 14वीं शताब्दी के प्रारंभ में हुए बाबूजी के 270 साल के अंतर को आस्था प्रधान लोगों ने उस भुला दिया। आस्तिक रचनाएं रची गई, धार्मिक रचनाओं का प्राकट्य हुआ और साहित्यिक रचना हुई और इन सब रचनाओं ने इस कथा को और आगे बढ़ा दिया। लेकिन ये सत्यता में कितनी पूर्ण है, अब आप देख रहे हैं कि यह सत्य नहीं थी। लेकिन इतिहासकारों ने खंडन क्यों नहीं किया, ये प्रश्न उठता है। इतिहासकारों ने खंडन इसलिए नहीं किया मित्रों कि ये रचना, ये कथा, ये लोक कथा इतनी लोकप्रिय हो गई थी कि इतिहासकारों की हिम्मत नहीं इस भ्रामक तथ्य का खंडन किया जाए। वो अपने आप में भयभीत हो गए कि आम जनता प्रति इस बात को मानने को तैयार नहीं है, तो हम इसे इतिहास में लिखेंगे कैसे। और बड़े बड़े इतिहासकारों का यदि मैं नाम लूं तो बहुत ज्यादा हो जाएंगे और उन्होंने इसे चुप्पी छोड़ दिया। लेकिन सब तथ्य आपके सामने प्रस्तुत किए हैं। मैंने इस पर 5 वर्ष से शोध कार्य किया है, तथ्य सही प्रस्तुत किया है। ये तथ्य मैं अपनी तरफ से नहीं, इतिहास की पुस्तकों से, इतिहास के साहित्य आपके प्रस्तुत कर रहा हूँ। जो साक्ष्य हैं वो आपके सामने आप देख रहे हैं और इन सब साक्ष्यों के आधार पर हम इस प्रकार की लोक कथाओं का खंडन करते हैं, उन्हें मार्गदर्शक मानते हुए भी खंडन करते हैं, इसलिए कि बीच बीच में चल करके उन लोक कथाओं में भ्रामक तथ्यों का समावेश हो गया। आज हमने गोगा जी के विवाह के संबंध में तथ्यात्मक जानकारी प्राप्त की। अब इस अधिक तथ्य को जानने के लिए आप मेरी पुस्तक वैभव की गाथा कहते खंडर, उसमें पूरा विवरण है, उसे आप और ध्यान से देख सकते हैं, तथ्य प्राप्त कर सकते हैं। हम अगले भाग में जो है वो अर्जन सर्जन का एक प्रसंग बहुत ही विवादास्पद है। सही तथ्य क्या होंगे, कैसे सही तथ्य है, वो कौन थे, क्या हुआ, क्यों इनका संघर्ष हुआ, इस बारे में भी चर्चा करेंगे। और आप मेरे इस भाग को, इस है वो मेहनत को, इस शोध को सुनने के पश्चात सब्सक्राइब करें, लाइक करें, साझा करें। और लोक देवता हमारे लिए पूज्य हैं, बाबूजी महाराज हमारे लिए पूज्य हैं, गोगा जी महाराज हमारे लिए पूज्य हैं। बोलो गोगा जी महाराज की।